नमस्कार दोस्तों, मार्को डार्क नाइट की कहानियों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अक्सर अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, अपने पुरखों के गांव, उस पुरानी मिट्टी की खुशबू और वो बचपन की यादें, ये सब हमें अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन क्या हर जड़ सुकून देती है? क्या हर पुरानी कहानी सिर्फ मीठी यादों से भरी होती है? कुछ जड़ें इतनी गहरी और अंधेरी होती हैं कि अगर उन्हें कुरेदने की कोशिश की जाए तो वहां से यादें नहीं बल्कि दबे हुए राज और खौफनाक साए बाहर निकलते हैं। आज की कहानी किसी सुने सुनाए किस्से पर नहीं बल्कि एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जो मेरे एक सब्सक्राइबर रोहन ने मुझे भेजा है। यह कहानी है देवगढ़ की, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर शायद ही मिले, लेकिन रोहन के जहन पर इसने ऐसे निशान छोड़े हैं जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। रोहन की गुजारिश पर किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो कमरे की बत्ती जला लीजिए, क्योंकि आज हम देवगढ़ के उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो एक पुराने खामोश बरगद के पेड़ की जड़ों में दफन है। मेरा नाम रोहन है और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी मुंबई की भागदौड़ में ही सिमटी हुई थी। गांव से मेरा नाता बस फोन पर अपनी दादी से होने वाली बातों तक ही सीमित था। हमारा पुश्तैनी गांव देवगढ़ एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। पिछले साल एक लंबे प्रोजेक्ट के बाद मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली। दादी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने फैसला किया कि यह छुट्टी मैं देवगढ़ में ही गुजारूंगा। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां का शांत माहौल, मिट्टी की सौंधी महक और धीमी रफ्तार की जिंदगी ने मुझे मोह लिया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मेरा छोटा चचेरा भाई चिंटू, जो करीब 10 साल का था, मुझसे बहुत घुल मिल गया था। मैं उसे शहर की बातें बताता और वो मुझे गांव के किस्से सुनाता। दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास होने लगा कि इस गांव की शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई है। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता था। एक शाम मैं और चिंटू आंगन में बैठे थे। तभी मैंने दूर खेतों के पार एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। वो इतना बड़ा और घना था कि उसकी छांव दूर दूर तक फैली थी और उसकी जटाएं किसी बूढ़े साधु की दाढ़ी की तरह जमीन को छू रही थीं। मैंने दादी से पूछा, दादी, वो किसका पेड़ है? बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनकर दादी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तैर गया। उन्होंने चिंटू को किसी काम के बहाने अंदर भेज दिया और फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, वो खामोश बरगद है। भूल कर भी सूरज ढलने के बाद उसके पास मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों दादी, क्या वहां कोई भूत रहता है? दादी ने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में मजाक नहीं बल्कि सच्ची दहशत थी। उन्होंने बताया, उस पेड़ में मालिनी की आत्मा रहती है। कई साल पहले गांव की एक औरत थी मालिनी। उसे उसके ससुराल वालों ने बहुत सताया था और एक दिन उसने उसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस पेड़ में कैद है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस वो अकेला महसूस करती है। कभी कभी वो किसी को अपनी तरफ बुलाती है, फुसफुसाकर मीठी आवाज में, और जो कोई उसकी आवाज सुनकर उस पेड़ के पास चला गया वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे यह सब गांव का अंधविश्वास लगा। मैंने दादी को तसल्ली दी और इस बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कुछ दिन बाद मैं और चिंटू गांव के बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। खेल खेल में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अचानक मैंने एक जोरदार शॉट मारा और गेंद लुढ़कती हुई सीधे उसी खामोश बरगद की तरफ चली गई। सब बच्चे वहीं रुक गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गेंद लेने जाए। सूरज लगभग डूब चुका था और आसमान में हल्की लालिमा छाई थी। मैंने बच्चों को चिढ़ाया, डर गए सब, रुको, मैं लेकर आता हूं। मैं जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ा, चिंटू मेरे पीछे पीछे आ गया। बोला, भैया, मैं भी चलूंगा। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। हम दोनों धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, हवा बिल्कुल शांत हो गई थी। पंछियों का चहचहाना भी बंद हो गया था।
एक अजीब अनकहा सन्नाटा था, ठीक जैसा दादी ने बताया था। पेड़ के नीचे पहुंचकर एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जबकि बाहर अभी भी हल्की गर्मी थी। गेंद पेड़ की एक मोटी जड़ के पास पड़ी थी। मैं गेंद उठाने के लिए झुका ही था कि तभी मैंने चिंटू को देखा। वो पेड़ के तने को एकटक देख रहा था, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। मैंने पूछा, चिंटू क्या देख रहा है, चल यहां से। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेड़ के तने को छू लिया। जिस पल उसने पेड़ को छुआ, ऐसा लगा जैसे पेड़ की पत्तियों में से एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। चिंटू ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं। उनमें वो बचपना, वो चमक नहीं थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए वहां से घर ले आया। उस रात चिंटू ने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। जब मां ने पूछा तो बोला, भूख नहीं है। उसकी आवाज भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी, थोड़ी भारी, जैसे किसी बड़े आदमी की हो। अगले दिन से चिंटू पूरी तरह बदल गया। वो हंसता बोलता चिंटू अब एक खामोश साया बन गया था। वो घंटों तक घर के किसी अंधेरे कोने में बैठा रहता, बस दीवारों को घूरता रहता। वो किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो बस खाली नजरों से उसे देखता। शुरुआत में हमें लगा कि शायद वो डर गया है या बीमार है, लेकिन फिर अजीब हरकतें शुरू हुईं। एक दिन मैंने उसे आंगन में बैठकर मुट्ठी भर भर कर मिट्टी खाते हुए देखा। जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा कि मेरी रूह कांप गई। वो नजरें किसी 10 साल के बच्चे की नहीं हो सकती थीं। उनमें एक अजीब सी नफरत और ठंडक थी। रातें सबसे ज्यादा खौफनाक होती थीं। हमें अक्सर उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। जब हम जाकर देखते तो वो नींद में होता था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे होते थे। वो किसी से बातें कर रहा था, ऐसी भाषा में जो हमने कभी नहीं सुनी थी। एक रात मेरी नींद किसी आवाज से खुली। मैंने देखा रात के 2 बजे थे और चिंटू मेरे बिस्तर के पास खड़ा मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने होठों पर उंगली रखी और एक बहुत ही भारी गैर इंसानी आवाज में फुसफुसाया, चुप, वो सुन लेगी। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि दादी की बातें अंधविश्वास नहीं थीं। चिंटू पर किसी चीज का साया था, उसी खामोश बरगद का साया। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। डॉक्टर ने कहा कि शायद बच्चे के मन पर कोई गहरा असर हुआ है, लेकिन हम जानते थे कि यह मामला डॉक्टरी समझ से बाहर है। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब सो रहे थे कि अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। हम सब घबरा कर उठे। मेरे चाचा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजा पीटने की आवाज और तेज हो गई। तभी मेरी नजर चिंटू के बिस्तर पर गई। वो वहां नहीं था। हमारा दिल दहल गया। हम सब भागकर दरवाजे की तरफ गए। चाचा ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली, हम सबने जो देखा वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। चिंटू दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे और उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। वो रोते रोते कह रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे ले चलो अपने साथ। वो आवाज चिंटू की नहीं थी, वो मालिनी की थी। दादी ने तुरंत पास में रखा गंगाजल उस पर छिड़का। गंगाजल पड़ते ही वो जोर से चीखा और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अगली सुबह दादी हमें लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी जी के पास गईं। पुजारी जी ने चिंटू को देखते ही कह दिया, इसे तो मालिनी ने पकड़ लिया है, उस बरगद की छांव इस पर पड़ गई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। पुजारी जी ने बताया कि इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है और वो बहुत खतरनाक है। हमें अगली अमावस्या की रात को उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा करनी होगी, ताकि मालिनी की आत्मा को पेड़ से बांधा जा सके और चिंटू को उसके चंगुल से छुड़ाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि पूजा के दौरान मालिनी अपनी पूरी ताकत से विरोध करेगी और कुछ भी हो सकता है।
हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अमावस्या की रात आई। वो रात साल की सबसे काली रातों में से एक थी। हम पुजारी जी, मैं, चाचा और दादी बेहोश चिंटू को लेकर उस खामोश बरगद के पास पहुंचे। जैसे ही हम पेड़ के नीचे पहुंचे, हवाएं तेज हो गईं। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे वो किसी का गला घोंटना चाहती हों। पुजारी जी ने जल्दी से पूजा की तैयारी की। उन्होंने चिंटू को पेड़ के तने से कुछ दूर लिटाया और उसके चारों ओर सिंदूर का एक घेरा बना दिया। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हमें अपने चारों तरफ किसी के चलने की, फुसफुसाने की और रोने की आवाजें आने लगीं। अचानक बेहोश पड़ा चिंटू उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें लाल रंग की आग जल रही थी। उसने पुजारी जी की तरफ देखकर एक औरत की कर्कश आवाज में चिल्लाया, छोड़ दे मुझे पुजारी, ये मेरा है, ये मेरे अकेलेपन का साथी है। ये कहकर वो उस सिंदूर के घेरे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुजारी जी ने हमें हिम्मत रखने को कहा और अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। पूरा माहौल एक जंग के मैदान जैसा बन गया था। एक तरफ पुजारी जी के मंत्र थे और दूसरी तरफ उस पेड़ से आती हुई एक अनदेखी ताकत जो हम सबको डरा रही थी। अचानक चिंटू दोनों हाथों से अपना गला दबाने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मालिनी उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसे मार रही थी। यह देखकर दादी रोने लगी। मैंने और चाचा ने हिम्मत करके चिंटू को पकड़ा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसमें किसी पहलवान जैसी ताकत आ गई थी। पुजारी जी ने अपनी झोली से एक पुरानी जंग लगी कील निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे पेड़ के मुख्य तने की ओर बढ़े। मालिनी की आत्मा चिंटू के शरीर से चीख रही थी, नहीं, ऐसा मत कर, मैं तुझे मार डालूंगी। पेड़ की जटाएं सांपों की तरह लहराकर पुजारी जी पर हमला करने लगीं, लेकिन पुजारी जी रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से वो कील पेड़ के तने में ठोंक दी। जिस पल वो कील तने के अंदर गई, एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। वो चीख चिंटू के मुंह से निकली थी, लेकिन वो किसी औरत की थी जो दर्द से तड़प रही हो। उसी पल तेज हवाएं थम गईं, पेड़ का हिलना बंद हो गया और चिंटू फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया था। उस खौफनाक सन्नाटे से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा। हम चिंटू को घर ले आए। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसे पिछली कुछ रातों का कुछ भी याद नहीं था। वो फिर से वही हंसता खेलता चिंटू बन गया था। मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं और मैं वापस मुंबई लौट आया, लेकिन देवगढ़ का वो अनुभव मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया। मैं आज भी जब किसी बड़े पुराने पेड़ को देखता हूं तो मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वो खामोश बरगद आज भी देवगढ़ में खड़ा है। शायद मालिनी की आत्मा आज भी उसमें कैद है, अपने अकेलेपन के साथ। गांव वाले अब उस पेड़ के 100 गज के दायरे में भी नहीं जाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर अंधविश्वास के पीछे सिर्फ वहम नहीं होता, कभी कभी सदियों पुराने दबे हुए अनुभव भी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी रोहन और देवगढ़ के खामोश बरगद की कहानी। इस अनुभव के बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसी जगह है जिसका अपना कोई अंधेरा राज हो? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मार्को डार्क नाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और रात में अनजान पेड़ों से दूर रहें। शुभ रात्रि।